गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है पराविद्युत पदार्थ। ये पराविद्युत पदार्थ चैप्टर नंबर 4 चालक की जो धारिता है उस धारिता का एक टॉपिक है पराविद्युत पदार्थ, जिस पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो पराविद्युत पदार्थ है, इस पराविद्युत पदार्थ का जो शाब्दिक अर्थ है, सिंपल भाषा में जो बात करें अपन, तो इसका मीन्स होता है कुचालक पदार्थ। ठीक है, कुचालक पदार्थ किसको बोलते हैं? जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, ठीक है, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, शून्य होती है, या अपन यूँ बोलें कि जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? कुचालक पदार्थ बोलते हैं। यहाँ अपन ने इन पदार्थ, जो कुचालक पदार्थ है, पराविद्युत पदार्थ है, इनको अपन ने दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे अपन ने इनको अध्रुवीय पराविद्युत और ध्रुवीय पराविद्युत दो भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पे जो अध्रुवीय है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, ये ऐसे पराविद्युत पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धनावेश और ऋणावेश, उनका केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। मीन्स ऐसे अणुओं से मिलके बने होते हैं जिन अणुओं के अंदर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है? एक ही होते हैं। उन अणुओं से मिलकर जो बना हुआ पदार्थ होता है उसको अपन अध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसे अणु होते हैं जिनके अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। तो ऐसे अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को अपन अध्रुवीय पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ बोलेंगे। यहाँ पे अगर अपन बात करें, जो अध्रुवीय अणु होते हैं, वो अध्रुवीय अणुओं में जैसे H2 आता है, N2 आता है, ऑक्सीजन आता है, Cl2 आता है, ऐसे कई सारे ऐसे हैं जो अध्रुवीय पराविद्युत होते हैं जिनके अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, अपन अगर बात करें कि जो अध्रुवीय पराविद्युत वाले जो अणु होते हैं, उन अणुओं का अगर अपन द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर द्विध्रुव बनता ही नहीं है, क्योंकि जब धनावेश और ऋणावेश के मध्य की दूरी जब शून्य होगी, तो यहाँ अगर अपन बात करें तो जो अध्रुवीय पराविद्युत है, उस अध्रुवीय पराविद्युत में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ भी अगर अपन बात करें तो अध्रुवीय पराविद्युत जो पदार्थ होते हैं, जिनके जो अणु होते हैं, उन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, अगर अपन इसी प्रकार से ध्रुवीय पराविद्युत की बात करें, अपन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात करें, तो यहाँ जो ध्रुवीय पराविद्युत हैं, ध्रुवीय पराविद्युत किनको बोलते हैं? ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र कैसा होता है? अलग अलग होता है। मीन्स धनावेश का केंद्र अलग होगा, ऋणावेश का केंद्र अलग होता है। उसमें अपन जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? ध्रुवीय पराविद्युत। ठीक है, ऐसे जो अणु होते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होगा, उन दोनों के मध्य क्या होगी? कुछ ना कुछ दूरी होती है। तो ऐसे जो अणु होते हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, उनके द्विध्रुव आघूर्ण की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ मान होता है। ठीक है, तो अपन यही कहेंगे कि जो ध्रुवीय पराविद्युत होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत जो पदार्थ होते हैं, उनके जो अणु होंगे उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। ठीक है, अगर अपन एक परमाणु की बात करें, एक अणु की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल के लिए अपन जितने भी द्विध्रुव आते हैं उन सभी द्विध्रुवों का अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इन द्विध्रुव अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ है तो उसमें कई सारे अणु होंगे, कई सारे जो अणु हैं अपन उन्हीं की बात करते हैं। तो उन्हीं की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन ने एक अध्रुवीय पराविद्युत वाले जो अणु हैं उनसे मिलकर अपन ने एक पदार्थ का निर्माण किया हुआ है, जो अपन ने सामने यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ को अगर अपन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मीन्स E=0, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है? अनुपस्थित। तो इस अनुपस्थिति में इस पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अणु होते हैं उन सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? शून्य। तो इस पूरे पदार्थ का, जिन अणुओं से मिलकर ये पूरा पदार्थ बना हुआ है, इस पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगर अपन इसी पदार्थ को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने मान लो इसको अपन ने ऐसे क्षेत्र में रखा जहाँ E=not क्या है? 0। ठीक है, तो अगर अपन इसको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखने से क्या होता है? इसमें ध्रुवण होता है। जैसे अपन इसको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखेंगे तो
विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखने से क्या होता है, इसमें ध्रुवण होता है। ठीक है, अपन जैसे ही इसके ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, अपने पास ये पदार्थ है, इसके ऊपर ने अपन ने जैसे ही कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, अपन यहाँ जैसे ही कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो धनावेश है वो धनावेश क्या होता है, प्रतिकर्षित होगा, और जो ऋणावेश होता है वो आकर्षित होता है। अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो धनावेश होते हैं वो तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, और ऋणावेश जो होता है वो आकर्षित होता है। तो यहाँ भी क्या होगा कि इन धनावेश और ऋणावेशों पर क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा, जिसके कारण इन दोनों के जो केंद्र हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इनके जो अणु हैं वो अणु एक किसकी तरह काम करने लग जाते हैं, द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगते हैं। मीन्स इनका अगर जो अपन रिजल्ट देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे अपन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो अणु हैं, इन अणुओं का जो धनावेश है और ऋणावेश है, इनका जो केंद्र है वो कैसा हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाएगा। मीन्स प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। जब प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा तो यहाँ इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, अगर अपन ने किसी अध्रुवीय पराविद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा तो विद्युत क्षेत्र में रखने से उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। अगर अपन मान लो अध्रुवीय पराविद्युत की बात करें तो अध्रुवीय पराविद्युत जिनके ऋणावेश और धनावेश का केंद्र कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल है HCl है, NaCl है, H2O है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो द्विध्रुव है, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत। तो इन अणुओं का अगर देखें तो यहाँ एकल अणुओं की अपन ने पहले ही बात की थी कि यहाँ पे इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, मीन्स 0 नहीं होता। ठीक है, यहाँ अगर अपन मान लो इनकी बात करें तो इनसे मिलकर अपन जो पदार्थ बनाते हैं उन पदार्थों में इन अणुओं की बात करें तो ये अणु क्या होता है, अव्यवस्थित रूप से होते हैं। ठीक है, अव्यवस्थित रूप में होने से क्या होता है कि इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, वो द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से क्या होता है, निरस्त हो जाता है। मीन्स ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिनसे इनका औसत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। कब, जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसके अंदर जितने भी अणु होते हैं वो सभी अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण उनके जो द्विध्रुव आघूर्ण होंगे वो भिन्न भिन्न दिशाओं में होंगे। भिन्न भिन्न दिशाओं में होने के कारण उनका जो औसत निकलता है वो औसत P इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, 0। इसके कारण इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। अगर अपन इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, मीन्स विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होते हैं कि जितने भी द्विध्रुव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, समरेखित हो जाते हैं। समरेखित का मीन्स किसी एक विशेष दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं वो एक विशेष दिशा में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, शून्य नहीं रहता। मीन्स उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वैल्यू आती है। मीन्स P इज नॉट इक्वल टू 0। कब, जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। तो अपने पास ये जो टॉपिक था वो परावैद्युत पदार्थ को अपन ने दो भागों में बांटा, ध्रुवीय अध्रुवीय। यहाँ पर ने ध्रुवीय को अध्रुवीय वाले को देखा जिसके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है। यहाँ धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है। इनको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में रखेंगे तो इनमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। ठीक है, एक अकेले अणु की बात करेंगे तो भी उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे इनके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण आने लगता है, और वो किसकी वजह से, ध्रुवण की वजह से। यहाँ अगर अपन बात करें, यहाँ अपन ने बात की कि जैसे अपन इनको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखेंगे तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ये नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, जिससे इसका किसी न किसी विशेष दिशा में ध्रुवण होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से अपने पास
यहाँ अपन जो बात करने वाले हैं, अपन ने क्या किया, एक परावैद्युत लिया और उस परावैद्युत को अपन ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र में रखा। ठीक है, मीन्स अपने पास एक परावैद्युत है और इस परावैद्युत को अपन ने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अपन इस परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही क्या होता है कि इस परावैद्युत के अंदर जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर गति करने लगते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही अपन विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में रखने से क्या होता है कि जो धनावेश होता है वो प्रतिकर्षित होता है और जो ऋणावेश होता है वो क्या होता है, आकर्षित होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो परावैद्युत होता है, उस परावैद्युत के एक और धनावेश और दूसरी तरफ क्या होता है, ऋणावेश एकत्रित हो जाता है। जिसकी वजह से जैसे अपन मान के चलते हैं कि अपन ने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लिया E0 ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने क्या है, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लिया E0, जिसकी जो दिशा है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब अपन को पता है कि अपन जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परावैद्युत को रखेंगे, तो परावैद्युत को जैसे ही अपन ने रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो धनावेश है वो प्रतिकर्षित होता है, ऋणावेश आकर्षित होता है। उससे क्या होगा कि इस परावैद्युत में एक तरफ धनावेश प्रतिकर्षित होते जाएंगे और दूसरी तरफ ऋणावेश आते जाएंगे। जैसे जैसे धनावेश एक तरफ और ऋणावेश एक तरफ होने लगेंगे, इस परावैद्युत के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, क्या हुआ, अपन ने इसको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपन जैसे इसको रखेंगे तो इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे की ओर गति करने लगेंगे। एक दूसरे की ओर गति करेंगे तो इस परावैद्युत के एक ओर धनावेश और दूसरी ओर ऋणावेश एकत्रित होगा, जिसके कारण इस परावैद्युत के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ईपी विद्युत क्षेत्र। मीन्स ये जो विद्युत क्षेत्र है वो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, ध्रुवण की वजह से। इसलिए अपन ने इसको जो नाम दे रखा है वो क्या दे रखा है, ईपी। ये विद्युत क्षेत्र जो होगा, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ इस ओर होगी। क्यों, क्योंकि जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे ना, वैसे ही क्या होगा, इस तरफ धनावेश और इस तरफ क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अपने जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। ये जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो आरोपित जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू को क्या करेगा, घटाएगा। मीन्स उसके मान को क्या करेगा, कम करेगा। उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। तो यहाँ पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, जो शेष विद्युत क्षेत्र है, अपन उसको क्या लेते हैं, ई। और जो ई होगा वो किसके बराबर होगा, E0 माइनस ईपी। यहाँ पे ये जो ईपी है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत दिशा में है, और ये ईपी जो विद्युत क्षेत्र है वो ध्रुवण के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन E इक्वल टू जो शेष विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जो E है वो शेष विद्युत क्षेत्र है, ये आरोपित विद्युत क्षेत्र, इसके विपरीत दिशा में जो है वो अपने पास इसके ध्रुवण के कारण जो इस परावैद्युत के सिरों पर यहाँ एक तरफ धनावेश धनावेश आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, ऋणावेश ऋणावेश, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ईपी बोलेंगे। ठीक है, किसकी वजह से होता है, ध्रुवण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे अपन E0, तो इसको अगर अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अगर अपन इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, परावैद्युत है, और इस परावैद्युत का अपने पास जो विद्युतशीलता है वो कितनी है, एप्सिलॉन है। तो इसको अगर अपन लिखना चाहें, यहाँ जो शेष विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन क्या है, एप्सिलॉन। यहाँ पे जो सिग्मा होता है वो क्या है, आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के लिए है, और ये जो सिग्मा पी दे रखा है वो सिग्मा पी क्या है, ध्रुवण के कारण उत्पन्न आवेश घनत्व। ये ध्रुवण के कारण उत्पन्न आवेश घनत्व होता है। इसको अगर अपन अदर लैंग्वेज में बात करें, दूसरी तरह से अगर डिफाइन करना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखने से, अपन जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो विद्युत क्षेत्र में रखने से इस परावैद्युत पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश क्या हुआ है, प्रेरित हुआ है, मीन्स जो आवेश क्या हुआ है, ध्रुवित हुआ है, वो ध्रुवित आवेश क्या है, सिग्मा पी। मीन्स सिग्मा पी जो है, इसको अगर अपन लिखना चाहें, इसको अगर अपन लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको QP अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो QP है
वो क्या है, ध्रुवण के कारण उत्पन्न आवेश। तो ये ध्रुवण के कारण, प्रेरण के कारण उत्पन्न आवेश क्या है, क्यूपी। तो यहाँ पे जो सिग्मा पी है, इस सिग्मा पी को अपन जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश, और वो भी किसके कारण, ध्रुवण के कारण। तो ध्रुवण के कारण एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न जो आवेश है वो कितना है अपने पास, सिग्मा पी। और इस सिग्मा पी को आप क्या बोल सकते हैं, ध्रुवण भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित या एकांक क्षेत्रफल में जो उत्पन्न आवेश है, इस उत्पन्न आवेश को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवण, जिसको अपन किससे लिखते हैं, पी से। ठीक है, तो अगर अपन चाहें तो E इक्वल टू ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो P है, इस P को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। ठीक है, तो ध्रुवण को अगर अपन को डिफाइन करना है तो ध्रुवण को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी पराविद्युत के एकांक क्षेत्रफल में प्रेरण के कारण उत्पन्न आवेश, उस प्रेरण के कारण उत्पन्न आवेश को अपन क्या बोलेंगे, ध्रुवण बोलेंगे। इसको अपन किससे डिफाइन करते हैं, पी से। ठीक है, तो यहाँ ध्रुवण के कारण उत्पन्न आवेश अपने पास कितना है, पी। और इस जो पी होता है, यहाँ पे ये जो पी है मीन्स ये जो ध्रुवण है, मीन्स एकांक क्षेत्रफल में प्रेरण के कारण जो उत्पन्न आवेश है, इस उत्पन्न आवेश का मान शेष विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। यहाँ पे जो ध्रुवण है मीन्स ध्रुवण का मीन्स क्या है, एकांक क्षेत्रफल में, किसी द्विध्रुव पराविद्युत के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश जो है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवण। जो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ध्रुवण के कारण ही हुआ है। ठीक है, ध्रुवित की वजह से हुआ है। तो यहाँ P समानुपाती क्या होगा अपने पास, E। तो अपन को पता है कि जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं अपन को पता है क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट अपने पास क्या आता है, एप्सिलॉन काई। ठीक है, किसी पराविद्युत के लिए यहाँ पे P इक्वल टू जो अपने पास आता है वो क्या आता है, एप्सिलॉन काई। और ये अपने पास जो है वो E है, जहाँ एप्सिलॉन तो किसको बोलते हैं अपन, किसी माध्यम का क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। और यहाँ पे जो काई होती है वो क्या होती है, इसको अपन विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, इसको अपन विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये इसको अपन काई ई से डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे जो काई ई है वो क्या है, किसी माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति होती है। तो अपने पास जो ध्रुवण है वो ध्रुवण इक्वल टू एप्सिलॉन काई ई और यहाँ कैपिटल ई। यहाँ पे जो ये कैपिटल ई है इसको अपन शेष विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ध्रुवण होता है वो इस शेष विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। अगर अपन इसका और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन निकालना चाहें तो यही वैल्यू अपन यहाँ अगर पुट करें, ठीक है, अगर अपन इसकी वैल्यू इसमें पुट करना चाहें तो अपन इनमें एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अपन देखें तो E इक्वल टू अपने पास E0 माइनस EP। तो यहाँ अपन E इक्वल टू E0 माइनस, अगर इसकी जगह अपन बात करें तो P अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन वैल्यू पुट करें E इक्वल टू E0 माइनस, इस P की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन काई E अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अपने पास जो यहाँ पे है एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास E इक्वल टू E0 माइनस काई E। अपन इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ अपने पास E प्लस काई E इक्वल टू E0। अपन यहाँ देखें तो यहाँ से E कॉमन आता है, ये अपने पास 1 प्लस काई इक्वल टू E0। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे 1 प्लस काई E इक्वल टू E0 अपॉन E। तो यहाँ पे जो अपने पास E है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे जो E है यहाँ पे अपने पास जो E0 है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र है। E जो शेष विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का जो रेशियो होता है 1 प्लस काई E इक्वल टू अपने पास इनका जो यहाँ पे रेशियो होगा वो होगा K।
यहाँ पे के है, इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ अपन ने के की वैल्यू पहले भी बात की थी, जो के है इसको अपन परावैद्युतांक बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक संबंध आता है 1 प्लस काई ई इक्वल टू के जहाँ पे परावैद्युतांक, काई ई यहाँ पे वैद्युत प्रवृत्ति,